तो फ्रेंड्स, a very warm and a very lovely good morning to all of you. फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्री फिजिक्स। मतलब आपने इस लेक्चर का टाइटल तो देख ही लिया होगा, समरी ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर। पर मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताऊं, मतलब ये सिर्फ एक समरी लेक्चर नहीं है। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया, सिर्फ इस एक लेक्चर की बात कर रहा हूँ, आपको किसी और लेक्चर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज जब आप कोई समरी लेक्चर देखते हो ना, यू एक्सपेक्ट कि आपको मोटे मोटे तौर पे सारी समरी बता दी जाएगी। पर इस समरी लेक्चर के अंदर ही मैं आपको सारी डेरिवेशंस करा दूंगा, डेरिवेशंस भी मैं आपको करवा दूंगा। मतलब आपको पूरा आइडिया दे दूंगा कि फॉर्मूले डिराइव किस तरह से हो रहे हैं। थ्योरी और कंसेप्ट तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो आपको जरूर मतलब अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। दिस इज जस्ट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो मुझे आपको बताने हैं। तो कोई टॉपिक छूट ना जाए, इसलिए मैंने एक लिस्ट बना रखी है। यू जस्ट डोंट नीड टू वरी अबाउट द नोट्स। मेरी जो मोबाइल ऐप है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, फिजिक्स के नाम से मोबाइल ऐप है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। आप उस मोबाइल ऐप पर जाके आप इस चैप्टर के प्रॉपर जो नोट्स हैं आप उन्हें डाउनलोड कर लेना, उनका प्रिंट निकलवा लेना और उन्हें आराम से पढ़ लेना, ठीक है। तो इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपनी मोबाइल ऐप पर। लेक्चर ही आपके सामने है ही, आप इस लेक्चर को देख लो। आई प्रॉमिस यू, आपको किसी और लेक्चर को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसी समरी के अंदर ही मैं आपको पूरे चैप्टर का एक्सपर्ट बना दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो राजी, मतलब स्टार्टिंग इस तरह से होती है इस चैप्टर की कि हम सभी मतलब जानते हैं कि मतलब अगर आप किसी पहाड़ी को चढ़ रहे हो, ठीक है, तो ज्यादा जोर लग रहे हैं, और अगर नीचे उतर रहे हो तो कम जोर लग रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो वो अल्टीमेटली वापसी नीचे ही आती है। या अगर मतलब बरसात होती है तो जो ड्रॉप्स होते हैं, रेन जो बरसात है, वो नीचे ही आ रही है। तो मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी जो हर चीज को नीचे धरती की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। कुछ तो ऐसा होता होगा, ठीक है ना। मोरोवर, आपने मतलब एक योयो होता है ना, योयो, वो उसके साथ रस्सी बंधी होती है, आपने उसे जरूर ऐसे घुमाया होगा कभी, ठीक है। तो राजी, वो जब घूमता है, ठीक है, वो इसलिए घूम रहा है क्योंकि आपने उसे रस्सी से बांध रखा है। अगर रस्सी टूट जाए तो वो सीधा निकल जाएगा, पर वो घूम रहा है क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ है। मतलब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो चंद्रमा है वो धरती के चारों तरफ घूम रहा है, या धरती जो है वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। तो वो कौन सी चीज है जिसने चंद्रमा और धरती को आपस में बांध रखा है, या धरती को सूरज से बांध रखा है? ये लोग भी तो घूम रहे हैं ना। तो वो क्या चीज है जो इनको खींच के रखती है? एंड द आंसर इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ये वो ग्रेविटेशन की फोर्स है जो मतलब दुनिया की हर दो चीजों के बीच में, चाहे वो दो पानी के गिलास रखे हुए हो, ठीक है, या फिर एक धरती और एक चंद्रमा हो, दुनिया की इस पूरे ब्रह्मांड की हर दो वस्तुओं के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इस ग्रेविटेशन को हम मतलब इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मतलब बहुत साल से इसके ऊपर एनालिसिस चल रहा है। मतलब छोटी छोटी चीजें, जैसे गैलीलियो जी, नाम सुना होगा आपने। गैलीलियो जी ने मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उन्होंने कहा कि आप कोई भी दो वस्तुओं को ऊपर छत से गिरेंगे तो जैसे से वो नीचे जाएंगे उनकी स्पीड बढ़ेगी। जो स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था कि सभी गिरने वाली चीजों की जो एक्सेलरेशन होती है वो सेम होती है, जिसे मतलब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बुलाते हैं, 9.81 जिसकी वैल्यू है। तो उन्होंने ये कहा था कि कोई भी चीज अगर गिर रही है, ठीक है, तो उनकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सभी चीजों की सेम रहती है। और बहुत सारे एनालिसिस हुए। मतलब एक हमारे सर हुए हैं, उनका नाम है टाइको ब्राहे, ठीक है। उन्होंने मतलब पूरी जिंदगी लगाई स्टार्स को, प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने में और उनकी लोकेशन को नोट डाउन करने में। मतलब पूरी लाइफ लगाकर उन्होंने कि आज ये प्लेनेट यहाँ है, आज यहाँ है, आज यहाँ है, ठीक है। मैं सोच रही इस काम के पैसे कौन देता था, उनका घर कैसे चलता था, ठीक है। और उनकी बीवी ने कभी उन्हें कुछ कहा नहीं कि क्या करते रहते सारे दिन। तो मतलब उन्होंने पूरी लाइफ थ्रू आउट बैठ के प्लैनेट्स की, स्टार्स की पोजीशन को नोट डाउन किया, ठीक है। तो उनके आगे स्टूडेंट थे केपलर, ठीक है। उन्होंने बाद में उस डाटा को एनालाइज किया और उन्होंने 3 लॉज दिए, ठीक है। केपलर के 3 लॉज दिए, ठीक है। दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहला लॉ देखते हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केपलर जी ने सबसे पहला लॉ क्या दिया? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जो भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो सूरज के अबाउट घूमते हैं इन एन एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ। केपलर जी ने क्या कहा कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं
वो सभी सूरज के अबाउट घूमते हैं इन एन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, मतलब सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इलिप्टिकल पाथ में ये सारे जने घूमते हैं, ठीक है, विद सन एट वन ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सन होगा और इस पाथ पर क्या है, प्लैनेट जो है वो घूम रहा है लाइक दिस, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब ना यहां पर हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि इलिप्स क्या होता है, ठीक है। इलिप्स बहुत ज्यादा सिंपल है, आप सिंपली दो कीलें, नेल जिसे बोलते हैं, कील नेल बोलते हैं ना, ठीक है, आप दो कीलें गाड़ दीजिए, ठीक है। आपने दो कीलें गाड़ दी किसी दीवार में और इनसे आप एक थ्रेड बांध दीजिए। ये मैंने एक थ्रेड बांध दिया है, थ्रेड है ये, ठीक है, ढीला हो गया अभी तो। उसके बाद मैंने इसमें पेन फंसाया, पेन इसके अंदर मैंने फंसा लिया। अब जब मैं इसको चलाऊंगा, ठीक है, अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो इट विल ट्रेस एन ओवल पाथ, ये एक ओवल पाथ ट्रेस करेगा एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज एन इलिप्स, ठीक है। मतलब अभी पेन यहां पर है, फिर पेन यहां पर होगा, फिर पेन यहां पर होगा, इस तरह से, फिर पेन यहां पर होगा, ठीक है। तो ये जो पाथ ट्रेस होगा दिस इज व्हाट इज नोन एज एन इलिप्स। यहां तक समझ आ रहा है। और ये जो दो नेल्स जो आपने लगाए थे दिस इज व्हाट इज नोन एज फोकी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फोकी बोलते हैं, ठीक है। तो जो सन है, सन वो इन दोनों में से किसी एक जगह पर प्लेस्ड है और जो प्लैनेट है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है इन एन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला मतलब ये जो आइडिया था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, ठीक है, इट वाज गिवन बाय केपलर, समझ आ रहे हैं। और वैसे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर ये दोनों जो फोकी हैं, अगर इन दोनों को पास पास ले आए और इन दोनों को एक ही जगह पर, ये दोनों किले जो अगर एक ही साथ साथ गाड़ दी जाए, ठीक है, तो ऐसे में जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो ये फिगर बन के आएगी, इट विल बिकम अ सर्कल, ठीक है। तो सर्कल जो होता है ये एक इलिप्स का स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस, जिसमें जो दोनों फोकी होते हैं वो दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। समझ आ रही है चीज, ठीक है, यहां तक क्लियर। सो दैट वाज द फर्स्ट लॉ, दैट इज व्हाट इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। और वो सिंपली ये कहते हैं कि जो ऑर्बिट है वो एक इलिप्टिकल, जो प्लैनेट है वो एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। यहां तक समझ आ रहा है आपको, ठीक है। दूसरा है लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है, दूसरा क्या है, लॉ ऑफ एरियाज। तो उन्होंने ये कहा है कि प्लैनेट जो है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया स्वीप करता है, ठीक है। मैं थोड़ा बताता हूं। ये सपोज कीजिए प्लैनेट की लोकेशन है और ये सन है, तो इन दोनों को जोड़ दिया गया है, ठीक है, एक लाइन के द्वारा। ये प्लैनेट है, ये सन है, आपने इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया है, ठीक है। तो अब या फिर इसी प्लैनेट की कोई दूसरी लोकेशन सपोज कीजिए यहां पर है, ठीक है, अभी प्लैनेट यहां पर है, कुछ टाइम बाद प्लैनेट यहां पर है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ज्वाइनिंग द प्लैनेट विद द सन, जो लाइन है ज्वाइनिंग द प्लैनेट, ये प्लैनेट को सन से जोड़ने वाली लाइन, ये प्लैनेट को सन से जोड़ने वाली लाइन, ये जो लाइन है इट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो मतलब जब ये प्लैनेट टी टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये वाला एरिया स्वीप करेगी, ये वाला, ठीक है। उतने ही टाइम में, सेम टाइम इंटरवल में प्लैनेट यहां से यहां पहुंचेगा, सेम टाइम इंटरवल में, तो ये जो लाइन है ये एरिया ट्रेस करेगी। उन्होंने ये कहा है कि बोथ द एरियाज दे विल बी सेम, ठीक है। तो सबसे पहले तो केपलर जी ने एक लाइन ली, एक लाइन ड्रॉ करी प्लैनेट से लेकर सन तक। अगर प्लैनेट यहां पर है तो यहां से सन तक उन्होंने एक लाइन ड्रॉ करी और फिर टी टाइम में प्लैनेट ने अपनी लोकेशन चेंज करी। प्लैनेट यहां से धीरे धीरे घूमता हुआ यहां आ गया, या फिर अगर यहां पर है तो धीरे धीरे घूमता हुआ यहां आ गया टी टाइम के अंदर। तो उन्होंने क्या कहा है कि टी टाइम के अंदर जो ये एरिया स्वीप होगा, स्वीप मतलब जैसे हम झाड़ू मारते हैं ना, ठीक है, तो या गाड़ी का वाइपर जैसे जो स्वीप करता है, ठीक है, तो ये जो एरिया स्वीप करेगी ये लाइन, ठीक है, या फिर ये जो एरिया स्वीप करेगी ये लाइन, these areas they will be same in equal interval of time। टी टाइम के अंदर प्लैनेट यहां से यहां तक पहुंचा, टी टाइम के अंदर प्लैनेट यहां से यहां तक पहुंचा, ठीक है। तो जो एरियाज हैं ये वाले और ये वाले ये सेम होंगे, ठीक है। और भाई ये ना बहुत ज्यादा सिंपल है इसकी डेरिवेशन। दिस इज बेसिकली जस्ट सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मतलब हम सभी जानते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि mdv/dt, ठीक है, यानी कि dmv/dt,
ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आसान भाषा में फोर्स को अगर मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रेडियस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो टॉर्क इज इक्वल टू ये आ गया mvr बाय dt। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जिस तरह से फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसी तरह से टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब क्योंकि इस पूरे सिस्टम को बाहर से तो कोई घुमा नहीं रहा, ये अपने आप घूम रहा है, ठीक है, तो बाहर से कोई टॉर्क लग नहीं रहा, तो जो प्लेनेट है उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि mvr की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। समझ आ रहा है? मतलब अगर प्लेनेट यहां पर है, यहां पर, ठीक है, दिस इज फर्स्ट लोकेशन, ये है r1, ये है मास तो उतना ही रहेगा, ठीक है, यह है वेलोसिटी v1, और अगर प्लेनेट यहां पर है, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी v2, और ये दूरी है r2, ठीक है, मास तो उतना ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा? mv1r1 इज इक्वल टू mv2r2। समझ आ रहा है? ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, mv1r1 इज इक्वल टू mv2r2। समझ आ रहा है? ठीक है, मतलब थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब ये v1 और r1 v2 r2 ये वेक्टर्स हैं, मतलब इनका जो प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने यहां पर अप्लाई किया। तो केपलर जी ने सिर्फ इतना कहा है कि भाई साहब, अगर प्लैनेट जो है सन के पास है तो वो तेजी से चलेगा, अगर रेडियस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और अगर प्लैनेट दूर है सन से, अगर रेडियस ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो अगर प्लैनेट सन के पास है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और अगर प्लैनेट सन से दूर है, ठीक है, रेडियस ज्यादा है, तो वेलोसिटी कम होगी। उनका सिंपल सा ये लॉजिक था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिए लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है, ये क्या चीज है? ध्यान से देखिएगा। बेसिकली एक प्लैनेट को पूरा चक्कर काटने में टाइम लगता है, सपोज कीजिए t। जैसे हमारी अर्थ को सन के अबाउट पूरा एक राउंड काटने में 1 ईयर का टाइम लगता है, 1 साल का टाइम लगता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? टाइम पीरियड t। ठीक है, पूरा एक राउंड काटने में, जो चक्कर काटने में जो टाइम लगेगा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो उन्होंने कहा है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेमी मेजर एक्सिस होता क्या है। ठीक है, तो ये आपने, जैसे ये दो फोकी आ गए यहां पे, आपने इलिप्स बना लिया। नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकी। एक फोकस यहां है, एक फोकस यहां है, तो दोनों से जो ये पास करने वाली स्ट्रेट लाइन है, ये है आपका मेजर एक्सिस। ठीक है, और इस मेजर एक्सिस का सेंटर पॉइंट ये आ गया O, और इसके परपेंडिकुलर ये आ गया आपका माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये आ गया आपका मेजर एक्सिस, ये आ गया आपका माइनर एक्सिस। ठीक है, तो इसका हाफ हो गया, ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस, इसका हाफ हो गया सेमी माइनर एक्सिस। समझ आ रहा है? ठीक है, तो केपलर जी ने क्या कहा कि ये जो टाइम पीरियड है पूरा राउंड काटने का, इसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, सपोज कीजिए ये सेमी मेजर एक्सिस सपोज कीजिए A है। ठीक है, तो A का क्यूब, ये चीज हम आगे चल के डिराइव करेंगे। ठीक है ना, आगे आएगी, इसकी डेरिवेशन आएगी। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो मतलब अगर प्लैनेट दूर होता जाएगा तो ऑब्वियसली उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होता जाएगा। अगर ये सेमी मेजर एक्सिस ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, और अगर सेमी मेजर एक्सिस कम होता जाएगा तो उसका टाइम पीरियड भी कम होता जाएगा। मतलब ये जो सारा है, ये अभी हम आगे चल के एक्सप्रेशन में डिराइव भी करेंगे। समझ आ रहे हैं यहां तक? ये चीज आप क्लियर हो रही? तो ये थे हमारे 3 लॉज, केपलर के लॉज जो हैं, ये वो थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं, मतलब वो चीज जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कैसे लग रहा है? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। बाकी नोट्स वगैरह जो है वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से मोबाइल ऐप पे चले जाना, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके आप प्रिंट निकलवा के आराम से पढ़ लेना। ठीक है,
आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, अगर आप कहोगे मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा, सारा अपनी ऐप पे मैं सब कुछ अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लेना, ठीक है। और कैसे लग रहा है प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे लग रहा है, मतलब आपके कमेंट्स जो होते हैं दे आर अवर ओनली कह रहा हूँ ओनली मोटिवेटिंग फोर्स, ठीक है। तो आइए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली देखते हैं क्या है। न्यूटन जी ने ये दिया है और उन्होंने कहा है कि इस दुनिया की हर दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं with a force that is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them, center to center distance की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि इस दुनिया की हर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है दैट्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मतलब अगर इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो जो फोर्स होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट्स ऑफ दोज टू बॉडीज, ठीक है। एक्चुअली सेंटर पॉइंट नहीं है, बेसिकली पॉइंट टू जो ये लॉ है ये बेसिकली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने दिया है। हम लगा लेते हैं इसे बड़ी बॉडीज के लिए, पर ये लॉ जो है ओरिजिनली जो दिया गया है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए दिया गया है। तो उन दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है दैट्स r, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। मतलब यहाँ पर एक बॉडी ये है, दिस इज m1, एक बॉडी ये है, दिस इज m2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा g m1 m2 by r स्क्वायर। ऑफ कोर्स फोर्स की यूनिट्स क्या होंगी, न्यूटन, मास होंगे किलोग्राम में, डिस्टेंस होगा मीटर में, ठीक है। फोर्स की यूनिट्स क्या होगी, न्यूटन, मास होगा किलोग्राम में, डिस्टेंस होगा मीटर्स में, ठीक है। तो और g की जो वैल्यू है, g इज अ यूनिवर्सल, इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो g की वैल्यू क्या है 6.67 into 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फोर्स, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यहां तक समझ आ रहा है। तो ये आ गया हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसी चीज को अगर आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड की बात की है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखवा है आपको, g m1 m2 डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, r यूनिट वेक्टर और यहां पर लगेगा माइनस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। बेसिकली क्या है, अगर आप ये बॉडी जो है इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, अगर आप ये देखें तो r वेक्टर जैसे इस डायरेक्शन में है तो r कैप इस डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, उसका अपोजिट माइनस का साइन है यहां पर, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा हमारा F, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, ठीक है। जो फोर्स है इस बॉडी के ऊपर वो अट्रैक्टिव होगा, ध्यान रखिएगा, फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगा, समझ आ रहा है। मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये जो बॉडी है ये इसको अपनी तरफ खींच रही है और ये जो बॉडी है ये इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट्स अट्रैक्टिव, या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो अट्रैक्टिव होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको माइनस साइन आपको नजर आता है। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। मोरओवर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इट फॉलोज थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। मतलब जो फोर्स एक लगाएगा दो के ऊपर दैट्स इक्वल एंड अपोजिट, माइनस साइन लगाया है यहाँ पर -F2 1, जो फोर्स 2 लगाएगा 1 के ऊपर, समझ आ रहा है, ठीक है। जो फोर्स 1 लगाएगा 2 के ऊपर दैट्स बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट टू द जो फोर्स लगाएगा 2 1 के ऊपर। ये चीज आपको समझ आ रही है। सो फ्रेंड दैट्स अवर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। मैंने ना पूरी लिस्ट नोट कर रखी है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, अगर मतलब कलेक्शन हो पॉइंट्स का, ठीक है। मतलब सपोज कीजिए पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स हैं, यहां पर मासेस रखे हुए m1 m2 और m3, 3 मासेस रखे हुए, यहां पर बीच में आपने एक मास रखा है उसके ऊपर आपको फोर्स निकालना है। तो आप बेसिकली क्या करोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप अप्लाई करोगे इस पॉइंट के ऊपर, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये तीनों फोर्सेस को निकाल के आप इसका वेक्टर सम निकालोगे
वेक्टर सम, फोर्सेज है ना, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, आप इनका वेक्टर सम निकालोगे, आप इनको जोड़ोगे, ठीक है, तो क्या होगा, यू विल गेट द नेट फोर्स जो लग रही है। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अगर कलेक्शन हो पॉइंट्स की, तो हर पॉइंट मास की वजह से जो फोर्स लग रहा है हमारी इस बॉडी के ऊपर, हर पॉइंट मास की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, आप उसे निकालोगे, आप उसे जोड़ोगे, यू विल गेट द आंसर। समझ आ रहा है यहां तक, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस आपको बताता हूं जो एग्जाम्स में आते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। कुछ नहीं समझ आ रहा है नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना, ठीक है। वैसे तो अगर आप कहोगे तो मैं इस चैप्टर के डिटेल वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा अपनी मोबाइल ऐप पे या फिर यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो आप नीचे बता देना। वैसे मैं इस लेक्चर के अंदर सारा कुछ कवर कर दूंगा, यू जस्ट डोंट नीड टू वरी, आपको कोई और लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो आइए, अब हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया, हमने निकाल लिया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब निकाल लिया। अब आइए 4 इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, 4 केसेस जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है क्या कि दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इन दोनों के बीच में अगर आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना हो तो इसको कैसे एनालाइज करोगे। ये सॉलिड स्फीयर्स हैं दोनों, ये दोनों ही क्या है, सॉलिड स्फीयर्स हैं, ठीक है। अगर आपको इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना हो तो कैसे आप अप्लाई करोगे। सिंपली क्या है, जो ये मास है m1, आप इसे इसके सेंटर पर मान लोगे, ये जो मास है m2 आप इसके सेंटर पे मान लोगे, ठीक है। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लोगे आप r। समझ आ रहा है। अब आप आराम से बिना किसी दिक्कत के फॉर्मूला लगा दो, m1 m2 gm1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। r क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है स्फीयर्स का, सॉलिड स्फीयर्स है, डेंसिटी यूनिफॉर्म है। ऐसे केस में आप ये मान सकते हो कि इनका जो पूरा का पूरा जो मास है वो यहाँ पर सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और आप सिंपली मतलब एक स्फेरिकल बॉडी को आप एक पॉइंट मास मान सकते हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक स्फेरिकल बॉडी को आप पॉइंट मास मान सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे दूसरा, अगर आपके पास एक हॉलो बॉडी हो, हॉलो, ठीक है, ये हॉलो बॉडी और ये आ गया m2 एंड दिस इज m1, ठीक है। तब आप फॉर्मूले को लगा सकते हैं, नहीं, हाँ जी लगा सकते हैं। एक हॉलो स्फेरिकल शेल की हम बात कर रहे हैं जो अंदर से हॉलो है, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है ना, अंदर से खोखली होती है, अंदर से हॉलो है प्लास्टिक की बॉल, ठीक है। नारियल हो गया, अंदर से खाली है, ठीक है। खैर वो बिल्कुल स्फेरिकल तो नहीं होता, ठीक है। तो एक जो स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल शेल है, जो है, ठीक है, आप मान सकते हो कि उसका पूरा का पूरा मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, उसके सेंटर पे, ठीक है। सो ये आ गया r, ये, ठीक है। नाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब एक हॉलो स्फेरिकल शेल का पूरा मास आप उसके सेंटर पे मान सकते हो कि कंसंट्रेटेड है, ठीक है। सो F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आराम से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तीसरा केस है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, अगर किसी हॉलो बॉडी के अंदर कोई दूसरी बॉडी है, ठीक है, मतलब दिस इज अ हॉलो बॉडी और इसके अंदर ये एक हॉलो बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर एक दूसरी बॉडी है, यहां पर ये दिस इज m2 एंड दिस इज m1, ये m2 है, ये m1 है, ठीक है। तो ऐसे में आप किस तरह से एनालिसिस करोगे, क्या ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अगर किसी हॉलो बॉडी के अंदर कोई दूसरी बॉडी होती है तो उस केस में, मतलब ये एक हॉलो बॉडी है और इसके अंदर दूसरी बॉडी है, ठीक है, यूनिफॉर्म है ये हॉलो, जो हॉलो स्फेरिकल शेल है ये, ठीक है। इसके अंदर कोई दूसरी बॉडी अगर आपने इंसर्ट कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो नेट फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो 0 होगा। ये आगे कई डेरिवेशंस में इस्तेमाल होगा। रीजन क्या है कि ये जो है अंदर वाली बॉडी है, ये सभी डायरेक्शन से अट्रैक्ट हो रही होती है, सभी डायरेक्शन से अट्रैक्ट हो रही होती है, सो द नेट फोर्स इट इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी हॉलो स्फेरिकल शेल के अंदर अगर कोई दूसरी बॉडी है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो सारी फोर्सेस का सम होगा 0 होगा, सो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वेट करना पड़ेगा कि चुप कब होंगे, हो गए ठीक है।
ठीक है। और चौथा केस, एंड दैट्स रियली वेरी प्रीशियस एंड रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ऊपर ही करता हूं इसको क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन में यूज होगा। फोर्थ केस, भाई जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है और ये सब कुछ होता है, दिल से अंदर से इतना दुखता है ना, बता नहीं सकता। तो ये हमारी सॉलिड बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, और इसके अंदर एक कोई दूसरी बॉडी है यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये सॉलिड स्फीयर है M1, इसके अंदर ही M2 है, ये इसके अंदर, इसे धरती है, खड्डा खोद के बहुत गहराई पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा और उसके बाद आपने जो खड्डा है वो भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा, ये बड़ा ट्रिकी सा सिचुएशन रहता है, ध्यान से देखिएगा। क्या आप यहाँ पर एक ये स्फीयर आप एज्यूम करोगे, एज्यूम, समझ आ रहा है, ये धरती का रेडियस आ गया R अर्थ, ये D डेप्थ पे बॉडी है, तो ये जो अंदर आपने स्फीयर लिया RE माइनस डी, RE माइनस डी, ठीक है, आपने ये एक स्फीयर बना लिया आपने, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो बाहर का जो हेमिस्फेरिकल शेल है, जो ये बाहर वाला है, बाहर, ठीक है, बाहर हेमिस्फेरिकल शेल जो आपको ये नजर आ रहा है, जो ये बॉडी है ये इसके अंदर है, ठीक है। जो बाहर का जो हेमिस्फेरिकल शेल आपको नजर आ रहा है, जो बॉडी है वो इसके अंदर है, ठीक है। तो बाहर वाले शेल की वजह से, बाहर वाले शेल की वजह से, ठीक है, जो फोर्स होगा, फोर्स दैट विल बी जीरो, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और जो अंदर वाला जो शेल है, छोटा जो अंदर वाला शेल है, उसके बाहर बॉडी रखी हुई है, तो उसका फोर्स हम निकाल लेंगे, हम उसका फोर्स निकाल लेंगे, समझ आ रही दो चीजें, ठीक है। बाहर वाला जो शेल है उसके अंदर बॉडी रखी है, तो बाहर वाला शेल कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ये आपको अभी भी बताया, ठीक है। और जो अंदर वाला सॉलिड शेल है उसके बाहर बॉडी रखी है, तो उसका फोर्स हम निकाल लेंगे। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो ये केस तो खत्म ही हो गया। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप सिर्फ अंदर वाला जो सॉलिड बॉडी है, पहले आप उसका मास निकालो, और मास निकालने के बाद फिर इन दोनों फोर्सेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालो, एंड दैट इज योर आंसर, वो आपका आंसर है। ये चीज आपको समझ आ रही, ये चीज आपको क्लियर हो रही, ठीक है। तो आइए एक मिनट जरा, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या कराना है आपको? अगला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट मैंने तो क्लास में करके भी दिखाया था, बच्चों को करके दिखाया था, मतलब हल्का सा आइडिया दिया था कि किस तरह से हो रहा है ये। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को भी दिखाता हूँ। एक हैंगर था मेरे पास, हाँ ये रहा, उस हैंगर की मदद से मैंने बच्चों को दिखाया कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। मतलब ये हैंड्स फ्री पड़े थे मेरे पास, ठीक है, तो बच्चे बोलते कि ये क्या है ये। तो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट क्या था, मतलब ये एक आपने एक मतलब रॉड ली हॉरिजॉन्टल, आपने उसे एक रोप से जैसे हैंग आपने किया, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए, वैसे कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेट रखूँ और यहाँ पर लोहा हो छोटा सा, और मैं यहाँ मैग्नेट रखूँ, डू यू फील कि ये घूमेगा, ये ट्विस्ट करेगा, ये जो ऊपर की रोप है ये भी ट्विस्ट करेगी, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इज नोन एज कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। इसे क्या बोलते हैं, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, बड़े बहुत सिंपल सी चीज थी। क्या उन्होंने एक ये फाइबर का एक थ्रेड लिया एक, और उससे उन्होंने एक रोप, उससे उन्होंने एक ये रॉड बांध दी, और यहाँ पर एक बॉल थी लेड की, ठीक है, यहाँ पर एक बॉल थी। अब उस लेड की बॉल को यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी बॉल ली, अगेन लेड की, और इधर मतलब उन्होंने एक बड़ी बॉल ली, ठीक है,
अगेन लेड की, दोनों के, इन दोनों के मासेस सेम है, इन दोनों के मासेस सेम है, और ये चारों बॉल्स एक ही प्लेन में, मतलब अगर टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू अगर देख रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल रॉड आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये मास m है, ये m1 कह लो, m1 एंड दिस इज m2। तो यहाँ पर एक बड़ी बॉल यहाँ पर रखी और एक बड़ी बॉल यहाँ पर रखी, दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m2, ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो अब क्या चीज है, अब ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ये इसको खींचेगा ऐसे, ये इसको इधर खींचेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एक फोर्स ये इसको खींचेगा, ये तो ये जो रॉड है ये घूमेगी, जैसे भी आपको दिखाया था ना, ठीक है। जो रॉड है ये हॉरिजॉन्टल रॉड, ये घूमेगी, ठीक है। तो घूम क्यों रही है, बिकॉज ऑफ द टॉर्क जो लग रहा है, जो यहां पर आप ऐसे खींच रहे हो 90 डिग्री पे, यहां पे खींच रहे हो ऐसे, तो इसकी वजह से ये घूम रही है। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो वो जो टॉर्क लग रहा है दैट्स बेसिकली कितना है टॉर्क, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है r, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है r, तो जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये तो फोर्स आ गया, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ रॉड, ये मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। ये आगे टॉर्क कह लो या कपल कह लो इसको, जो इसके ऊपर रॉड के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू टाउ इनटू थीटा। थीटा क्या है, जितने एंगल से जो ये रॉड है ये ट्विस्ट करती है, ठीक है। ये जो रॉड है हॉरिजॉन्टल, ये जितने एंगल से घूमेगी, मतलब अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये जो रॉड है जितने एंगल से घूमेगी, ये रॉड ऐसे है, यहां से खींचेंगे मैग्नेट से, तो मैग्नेट से नहीं ग्रेविटेशन से खींचेंगे, तो जितने एंगल से घूमेगी, ठीक है, दैट्स थीटा। और टाउ क्या चीज है, टाउ है बेसिकली, टाउ इज अवर रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, मतलब एक डिग्री, एक रेडियन घुमाने के लिए कितना टॉर्क आपको लगाना पड़ता है, एक रेडियन घुमाने के लिए कितना टॉर्क आपको लगाना पड़ता है, टॉर्क, ठीक है। सो दैट्स अवर टाउ, ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, समझ आए, तो टाउ इनटू थीटा, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो अब आ जाएगा g इज इक्वल टू टाउ थीटा m1 m2, एक मिनट, टाउ थीटा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 l, m1 नीचे आ गया, m2 नीचे आ गया, l आ गया, ठीक है, दैट्स द वैल्यू ऑफ g, समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उन्होंने, सिंपली एक हॉरिजॉन्टल रॉड को एक फाइबर के थ्रेड से उन्होंने टांगा, इधर दो मासेस लगाए, इधर दो मासेस रखे, अब उन मासेस ने उन दो मासेस को अट्रैक्ट किया, खींचा, इसने इधर खींचा, उसने उधर खींचा, जिस वजह से रॉड जो है वो घूम गई। अब रॉड के घूम गई तो जो थ्रेड था वो भी घूमा, फिर उन्होंने कहा कि 1 डिग्री या 1 रेडियन थ्रेड को घुमाने के लिए, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना, तो 1 रेडियन निचोड़ने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो अब थीटा एंगल से अगर वो घूमा है थ्रेड तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने टॉर्क निकाली, और वो टॉर्क क्या था, हमारा जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का, मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के बीच की दूरी है, रॉड की लेंथ l, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, बस यहां से उन्होंने पुट करके g की वैल्यू निकाल ली, जो कि क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ये चीज समझ आ रहे हैं, यहां तक ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा, ठीक है, उसके बाद है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। भाई तुम्हारे इस चैप्टर की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, ये जो चैप्टर है मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें चैप्टर समझाना मेरी मतलब जिम्मेदारी, मैं समझा के दूंगा। ऑल यू नीड इज जस्ट इस लेक्चर को अच्छे से देख लो, ठीक है। कोई बीच में कोई टॉपिक में कुछ हो रहा हो तो दोबारा देख लेना, ठीक है ना। नोट्स तुम्हें मेरे मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे, क्वेश्चंस करने हैं वो मैं तुम्हें मोबाइल ऐप पे करा दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे चैप्टर में तैयार करा दूंगा, चैप्टर की चिंता मत करना, ठीक है ना। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। एक्सेलरेशन, मैं 1 मिनट अगर आप अलाउ करें तो मैं जरा पानी पियाऊं, मुझे प्यास लग रही है, मैं जरा बस 2 मिनट में आया, पानी पीजिए, पानी की बॉटल लेकर आ रहा हूँ।
एक्चुअली बस 1 मिनट, अभी शुरू करते हैं दोबारा क्लास। पानी की बोतल लेके आया हूँ, आप भी पीजिए पानी। फिजिक्स बहुत आसान है मेरे भाई। शुरू करें दोबारा, ठीक है, रिवाइटलाइज हो गया हूँ मैं, ठीक है। ओके सो आइए शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। मतलब इससे आसान तुम्हें कुछ टॉपिक नहीं मिलेगा। बेसिकली किसी भी बॉडी का वेट का फॉर्मूला हमने हमेशा से पढ़ा है mg, और वेट होता क्यों है? क्योंकि धरती जो है, जो अर्थ है, वो हर बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और उसका वैल्यू कितना होता है? gm मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर वो बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर रखी हुई है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जो वेट है mg और g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो इससे ये कट गया, तो g की वैल्यू क्या निकल के आई है? gme डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये क्या है? हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है। ये आ गया हमारा मास ऑफ अर्थ, ये आ गया रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अराउंड 6400 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर के अराउंड ये होता है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो जो वैल्यू निकल के आती है कम्स आउट टू बी 9.81 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आती है 9.81 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आपको हमेशा मतलब 9.8 वाली ही वैल्यू आपको यूज करनी है। मतलब बच्चे 10 भी इस्तेमाल करते हैं, पर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तभी आपको 10 यूज करना है, नहीं तो आपको यही वैल्यू इस्तेमाल करनी है क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स में। समझ आ रहा है? तो g एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? ये बहुत सारे फॉर्मूलाज में आगे इस्तेमाल होगा। g इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो आगे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले आएंगे जिसमें फाइनली सॉल्व करके आंसर आ रहा है g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये निकल के आ रहा होगा। आगे बहुत सारे ऐसे डेरिवेशंस आएंगे, तो हम क्या करेंगे? नीचे भी रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है, दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो उससे अब ये क्या बन जाएगा? जी एम ई बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? जी इंटू आर ई, ये चीज, ठीक है। आगे जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी मैंने बता दिया कि ये हो कैसे रहा है। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब इसमें जो अगला टॉपिक आता है दैट इज वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जी की एक बड़ी खास बात है, बहुत ज्यादा खास बात है। आप अर्थ के सरफेस से अगर ऊपर जा रहे हैं तो भी जी की वैल्यू रिड्यूस होती है। अगर आप अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हैं, धरती के अंदर जा रहे हैं, तो भी जी की वैल्यू रिड्यूस होती है। दोनों ही केस में रिड्यूस होती है, ठीक है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। आइए पहले निकालते हैं, अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो जी किस तरह से चेंज होता है, आइए देखते हैं। एंड इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान है ये।
मतलब सपोज कीजिए ये है अर्थ, ठीक है, ये आ गया रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये आ गया हाइट h, मुझे यहां पर g की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। तो सपोज कीजिए यहां पर एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, तो वेट यहां पर कितना होगा, मास इंटू g की वैल्यू यहां पर h हाइट पर, g की वैल्यू h हाइट पर, ठीक है, एंड दैट्स इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, ये re प्लस h का होल स्क्वायर, ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक। तो वेट उस बॉडी का क्या होगा, मास इंटू जी एच इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब इसमें ये इससे ये कट जाएगा, तो जी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये ठीक है, इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं ये क्या चीज है बताइए, और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r e इन रेज़्ड टू पावर -2। यहां तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये रेज़्ड टू पावर -2 है, ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाएंगे, या फिर आप सिंपली, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ, अगर x जो है दैट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ x अप्रोचेस 0, अगर उस केस में, ठीक है। तो ये सिर्फ ही तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, g, अच्छा g m e बाय r e का स्क्वायर, ये क्या है, दैट स्मॉल g, हम g h की वैल्यू निकालें, दैट स्मॉल g इनटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये दिस इज द एक्सप्रेशन, ये दिस इज द एक्सप्रेशन। समझ आ रहे हैं यहां तक, ये चीज क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g किस तरह से वेरी करता है हाइट के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू जो g की वैल्यू है एट द सरफेस ऑफ अर्थ इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। समझ आ रही है ये चीज, क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। तो ये आ गया, ओके। अब आइए दूसरा केस करते हैं, जब पॉइंट जो है वो धरती के अंदर है, ठीक है, तो तब चीजें किस तरह से बिहेव करेंगी। मतलब बड़ी प्यारी चीज है कि g की वैल्यू ऊपर जा रहे हो तो भी डिक्रीज करती है, नीचे जा रहे हो तो भी डिक्रीज करती है, सिर्फ अर्थ के सरफेस पे उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है, एंड दैट इज 9.81, ठीक है। तो आइए, अब बेसिकली क्या है कि ये हमने अर्थ मानी है, ठीक है, और यहां पर d डेप्थ पर, d गहराई पर हमने यहां पर एक बॉडी रखी हुई है, अर्थ के अंदर d डेप्थ पे बॉडी रखी हुई है, ये इसका सेंटर है। तो यहां से ये मैंने एक स्फीयर मैंने ड्रॉ किया, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, आर ई, तो ये क्या होगा, आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी, ये क्या होगा, ये होगा आर ई माइनस डी। ये चीज आपको समझ आई, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी स्फेरिकल शेल है, कोई भी स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर अगर बॉडी है तो हॉलो स्फेरिकल शेल और बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो बाहर वाला जो स्फेरिकल शेल है, इसका कोई भी असर नहीं होगा इस बॉडी के ऊपर। तो असर किसका होगा, असर सिर्फ जो ये अंदर वाला जो सॉलिड शेल है, अंदर वाला, सिर्फ ये इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। पर प्रॉब्लम क्या है, हमें छोटे वाले स्फीयर का मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस छोटे स्फीयर का मास कितना है। अगर मास ऑफ अर्थ, पूरी अर्थ का मास है, तो वो क्या होगा, 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इस हिसाब से डेंसिटी क्या आ जाएगी, डेंसिटी होगी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब,
ये आ गया हमारा डेंसिटी। यहां तक समझ आ रहा है, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। अब ये डेंसिटी आ गया, ठीक है। तो अंदर वाला जो ये छोटे वाला स्फीयर है, इसका मास कितना होगा, मैं इसे एम डी लिख देता हूं, एम डी, एम या फिर एम कर लीजिए आर माइनस डी, आर माइनस डी लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी का क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी का क्यूब इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ठीक है। इससे ये कट गया, सो व्हाट वी गेट इज मास ऑफ अर्थ इनटू आर ई माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई का क्यूब, सो दैट्स मास ऑफ अंदर वाला स्फीयर, ये चीज ये निकला है। समझ आ गया? तो आपने मास निकाल लिए, ठीक है, मास निकाल लिया है आपने। अब आप क्या निकाल लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लो, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, दैट विल बी जी स्मॉल एम कैपिटल एम, मतलब आर माइनस डी वाला, डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है आर माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। लेट्स पुट द वैल्यू जी स्मॉल एम कैपिटल एम आर ई माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई का क्यूब, ठीक है। और ये आ गया आर ई माइनस डी का स्क्वायर, इससे ये कट गया, ठीक है। एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज, ओहो ये तो नीचे आपको नजर आ रहा है, काम चला लो, लोगो जो हमारा ये लिखा हुआ है यहाँ पर फिजिक्स लिखा हुआ है, इसके नीचे थोड़ा वो हो गया, तो ऊपर कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, F इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इनटू आर ई माइनस डी, एक ऊपर बचा है और एक रेडियस ऑफ अर्थ नीचे बचा है। और ये फोर्स क्या है, वेट है, ये वेट एम जी, बॉडी का वेट, बॉडी का वेट कितना होता है एम जी, एम है मास ऑफ बॉडी, जी डी क्या चीज है, डी डेप्थ पे, सरफेस से डी गहराई पे, सरफेस से डी गहराई पे स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, एंड दिस ये क्या चीज है, ये दैट्स, इससे ये कट गया, और ये जी एम बाय आर ई का स्क्वायर, ये क्या है स्मॉल जी, सो जी डी इज इक्वल टू स्मॉल जी आर ई माइनस डी बाय आर ई इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर ई, दिस इज द एक्सप्रेशन। ये तो हमने अभी क्या एक्सप्रेशन निकाला है, हमने निकाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डी डेप्थ इज इक्वल टू जी जो सरफेस पर है इनटू 1 माइनस डेप्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये चीज, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ, कि जितनी गहराई पे जाओगे जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, ये वो दर्शा रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। मतलब बिल्कुल सिंगल शॉर्ट लेक्चर है। एक्चुअली सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आ गया, तो पॉज का बटन, रिकॉर्डिंग पॉज हो ही नहीं सकती, एक सिंगल गो में रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। नहीं तो मैं पॉज करके रब कर लेता हूँ या पानी पुनी पी लिया, कुछ नहीं, सिंगल शॉट चलेगा ये लेक्चर सारा, ठीक है। तो हमने आपको जो वेरिएशन है वो भी करवा दिया, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ना mgh, उसके बारे में बात करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। उससे मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं मैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूं मैं, तो आप चाहे तो इस मेरी लाइफ के इस गोल में मेरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बेसिकली क्या चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, क्या मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि देयर आर सम फोर्सेस कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रही है, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रही है, तो जो वर्क डन होगा वो सिर्फ एंड पॉइंट्स की जो लोकेशन है उसी पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसे ऐसे घुमाकर यहाँ लेके जा रहा हूँ या सीधा लेके जा रहा हूँ
या फिर ऐसे घुमा घुमा के लेके जा रहा हूँ, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, उसका जो काम होगा दैट विल बी सेम इन ऑल द थ्री केसेस। व्हाई? बिकॉज जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वो सेम रहता है। समझ आ रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक चाहे आप ऐसे घूम के जाओ, चाहे ऐसे घूम के जाओ, चाहे सीधा जाओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी सेम, ठीक है। तो ग्रेविटी इज बेसिकली अ कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स काम करती है, द वर्क इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मास यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो जो वर्क डन होगा दैट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ आए, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एक आइडिया देता हूँ। अब सपोज कीजिए कि ये सरफेस है हमारा और यहाँ पर एक h1 हाइट पर ये मास रखा है, ठीक है, h1 हाइट पर। मैं इसे यहाँ से यहाँ लेके गया हूँ, यहाँ से यहाँ लेके गया हूँ, h2 हाइट तक लेके गया हूँ। अब इस मास m का वजन कितना है? mg, ठीक है। अब इसको अगर ऊपर लेके जाना है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम आपको मतलब mg तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो आपने यहाँ पर फोर्स लगाया F, आप इसे यहाँ से यहाँ तक ले गए। ये चीज़ आपको समझ आ रही? तो जो आपने काम किया, अब वो काम क्या होगा, इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। तो फोर्स कितना है? mg के बराबर है, और ये हाइट जो मूव कर रहा है, ये h मूव कर रहा है, तो वर्क डन ये क्या होगा? mg मल्टीप्लाइड बाय h। वर्क डन क्या होगा? mg मल्टीप्लाइड बाय h। ये वर्क डन है, इसे वेट से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। mgh, ये h क्या चीज है? mg h2 माइनस h1, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो mg h2 माइनस mg h1, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या है, जब फॉर्मूले की ये फॉर्म बनी तो फिर एक नया फॉर्मूला निकल के आया कि वर्क डन, अगर आप 1 से 2 तक जा रहे हो, वर्क डन इज इक्वल टू W2 माइनस W1। वर्क डन जब आप 1 से 2 तक जा रहे हो इज इक्वल टू W2 माइनस W1। ये W2 क्या चीज है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट 2, ठीक है। पॉइंट 2 पर पोटेंशियल एनर्जी है, और ये पॉइंट 1 पर W1 क्या है? W1 इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1। तो यहां से एक नया फॉर्मूला निकल के आया, W इज इक्वल टू mgh। ध्यान रखिएगा ये W वेट नहीं है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बुक में एनसीईआरटी की बुक में W लिखा हो तो मैंने भी लिख दिया, नहीं तो मैं जनरली वैसे ही कैपिटल यू से डिनोट करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी जनरली, ठीक है। तो W इज इक्वल टू mgh। ये चीज आपको समझ आ रही? ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहां से इस फॉर्मूले में मैंने आपको जो लिखवाया, इसमें एक एजम्पशन है क्या, कि जो सरफेस है ना, सरफेस ऑफ अर्थ, अब सरफेस ऑफ अर्थ पर अगर कोई बॉडी रखी है तो उसकी हाइट क्या होगी? 0 होगी। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक एजम्पशन है कि अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, अर्थ के सरफेस पर, ठीक है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगा। ऐसे केस में अगर आप उसे h हाइट पर लेके जाओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। समझ आ रहा है? ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसके अंदर एक एजम्पशन है जो हमने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, वो ये कि जो वेट है बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है। इसमें एक एजम्पशन है कि जो g है, g बॉडी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ का, वो कांस्टेंट रहता है। और वो कांस्टेंट रहता भी है अगर बॉडी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जा रही है, पर अगर बॉडी 100, 200, 400, 1000 किलोमीटर अगर ऊपर जा रही है, जैसे कोई रॉकेट हो गया या कोई सैटेलाइट हो गया, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर उस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए एक अलग फॉर्मूला हम निकालते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। तो उन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, मतलब सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ आ गई, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और यहां से मतलब काफी हाइट पे, h हाइट पे एक ये ऑब्जेक्ट है यहां पर जिसका मास है m, ठीक है। तो इसके ऊपर मतलब अर्थ कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा? एनी आइडिया? g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r यहां से यहां तक की दूरी होगी r,
क्या जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। आर यहां से यहां तक की दूरी है, ये चीज आपको समझ आ रही है, यहां तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को स्मॉल डिस्टेंस dr से अगर आप मूव कराओगे, स्मॉल डिस्टेंस dr से आप मूव कराते हो, तो वर्क डन कितना होगा, g स्मॉल m कैपिटल M मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, r का स्क्वायर इनटू dr, दिस विल बी द वर्क डन। ये छोटा सा वर्क डन होगा, ठीक है। और अगर आप यहां से इसे यहां तक लेके जा रहे हो, मतलब r1 से r2 तक लेके जा रहे हो, तो क्या होगा, द टोटल वर्क डन दैट विल बी इंटीग्रल फ्रॉम r2 टू r1, ठीक है, इट विल बी इंटीग्रल फ्रॉम r2 टू r1। ये चीज आपको समझ आ रही है, इट विल बी इंटीग्रल ऑफ m g m कैपिटल M, ठीक है, dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटीग्रल फ्रॉम r1 से r2 तक। ये क्या लिख दिया मैंने, R1 से R2 तक जा रहा है, R1 से R2 तक जा रहा है, R1 से R2 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया G स्मॉल m कैपिटल M, ठीक है, ये आ जाएगा 1 बाय -1 बाय R, R1 से R2 तक जा रहा है, सो दैट विल गिव अस माइनस G स्मॉल m इनटू मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और यहां पर आ गया 1 बाय R2 -1 बाय R1, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द वर्क डन जब आप एक बॉडी को पॉइंट R1 से पॉइंट R2 पॉइंट 2 तक 1 से 2 तक लेके जा रहे हो, तो जो वर्क डन होगा बाय द फोर्स दैट विल बी दिस वन, और वो पूरा स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। समझ आ रहा है। तो यहां से सेम जो भी पीछे एनालिसिस किया था, सेम वैसा ही एक एनालिसिस निकल के आएगा, सेम वैसा ही, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा कि हम मान लेंगे, हम मान लेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है W, उसका फॉर्मूला क्या है, G स्मॉल m कैपिटल M अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। यहाँ माइनस भी है, ये माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है यहाँ पे, माइनस G स्मॉल m इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट अ पॉइंट। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो उससे अब इससे क्या होगा, यहां पर जैसे ये निकाला है, अब आपको अगर वर्क डन निकालना है फ्रॉम 1 से 2 तक लेके जा रहे हो, दैट विल सिंपली पोटेंशियल एनर्जी एट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 1। सिंपल जो अभी अभी हमने किया था, सेम उसी तरह से सॉल्व होगा ये। क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू माइनस G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ये चीज समझ आ रहा है यहां तक, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे उसमें एजम्पशन थी ना, MGH के अंदर एजम्पशन थी, क्या एजम्पशन थी, चलिए आपका टेस्ट लेता हूं, क्या एजम्पशन थी बताइए प्लीज। आप चाहें तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। एजम्पशन क्या थी कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी पिछले केस में जब आपने MGH माना था, ठीक है। तो H की वैल्यू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, हमने ये एजम्पशन थी पिछले फॉर्मूले के अंदर। इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले में क्या एजम्पशन है कि एट इंफिनिटी अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर, अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब जब R की वैल्यू इंफिनिटी होगी, ठीक है, ये फॉर्मूला ही सारा गलत लिख दिया यहाँ पर, ये R2 R1 थे, ये स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, या अपने नोट्स में करेक्ट कर लेना, माइनस G M बाय R, यहाँ पर इसे करेक्ट कर लेना, ये तो फोर्स के फॉर्मूले थे जो हमने भी लिख दिए, ठीक है। तो ये जब R की वैल्यू इंफिनिटी होगी, दिस एक्सप्रेशन इट विल कम आउट टू बी जीरो, ये जीरो निकल के आएगा। समझ आ रहे हैं यहां तक, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है MGH वाला, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमने ग्राउंड पर जीरो मानी है। इस फॉर्मूले के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमने इंफिनिटी पर जीरो मानी है। एंड और मजे की बात है कि जैसे इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जैसे से ऑब्जेक्ट धरती के पास आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर धरती के पास है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और जैसे से वो दूर जाएगा धीरे धीरे बढ़ेगी और फाइनली इट विल बिकम जीरो एट इंफिनिटी।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे की जो सैटेलाइट की जो इक्वेशंस आएंगी उसमें इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ आई है? ठीक है, समझ आ रहा है? तो मतलब एक तो ये फॉर्मूला है, ये सारा हम अभी आगे आने वाली डेरिवेशंस में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक ये वाला फॉर्मूला, ये तो आप सिंपल न्यूमेरिकल्स में, आप वर्क एनर्जी पावर वगैरह में हर जगह यूज़ करते ही हो, ठीक है ना। अब उसके बाद आ गया हमारा, एक तो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। वो क्या चीज़ है? सपोज कीजिए 4 मासेस रखे, ये 1 2 3 4, ठीक है। आपको कहा कि पूरे के पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो आपको क्या करना है? आपको जितने पॉसिबल पेयर्स होते हैं सारे पॉसिबल पेयर्स बनाने हैं। आपको जितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं सारे पॉसिबल पेयर्स आपको बनाने हैं, उन सबकी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी और उसके बाद उन सबको जोड़ना है, ठीक है। जैसे इनके बीच में सारे पॉसिबल पेयर्स कौन से बन सकते हैं? एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में। 4 तो ये बन गए, एक इन दोनों के बीच में 5 और एक इन दोनों के बीच में 6, तो 6 पेयर्स बन सकते हैं, 6 पेयर्स। समझ आ रहा है यहाँ तक? ये चीज़ क्लियर हुई? तो 6 के 6 पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे और उनको ऐड कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। समझ आ रहा है? और कई बार ना एक बुक्स के अंदर आती है, मतलब एक टर्म आती है, दैट्स व्हाट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पर आप 1 किलोग्राम मास आप रख दीजिए, 1 किलोग्राम मास, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 किलोग्राम मास की, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ रही है यहाँ तक? ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अभी तो खैर मैं आपको सच्चाई बताऊं, हमने हाफ पढ़ा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इस रिकॉर्डिंग की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया। आई फील कि मुझे एक सेकंड पार्ट बनाना चाहिए, मैं इतने थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो सैटेलाइट वाली जो रिलेशंस हैं, जैसे एस्केप स्पीड हो गई, अर्थ के सैटेलाइट्स हो गए, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी, पोलर वेटलेसनेस वगैरह, ये सारा हम उसके बाद करेंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ मैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के अंदर आपको जो सैटेलाइट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो फिर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स बड़े अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा कैसे लग रहा है, अच्छा या इवन कोई बुरा भी लग रहा है या कोई सजेशन है, प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगले पार्ट में मिलेंगे और हम बाकी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करेंगे और कुछ डेरिवेशंस करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। थैंक यू मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।